नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी मीना, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने राजपूतों की हार के कारण और तुर्की सल्तनत की स्थापना, तुर्कों का योगदान, तुर्कों की विजय, उनकी रणनीतियाँ, इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की। उनके कारणों को देखा, बहुत से इतिहासकारों का क्या मत रहा वो देखा। आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का सेकेंड ईयर में कि सल्तनत काल की स्थापना। अब तक राजपूत प्रतिरोध था, पहला टॉपिक। राजपूत प्रतिरोध में ही मैंने सारी चीज़ें बताई कि प्रथम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में कैसे, जब मोहम्मद बिन कासिम के समय में हुआ, फिर उसके बाद महमूद गजनबी आया, फिर मोहम्मद गौरी आया। अब इसी क्रम में हम देखते हैं कि गजनबी से लेकर गौरी तक का जो सफ़र था उसमें सल्तनत की स्थापना में किस तरीके से दोनों ने अपना अपना योगदान दिया। आज देखते हैं कि सल्तनत काल की स्थापना, उसमें उसके बाद योगदान, जैसे मोहम्मद गौरी का योगदान और उसके बाद आगे के क्रम में कैसे वो चला। तो अब हम यूँ देखें कि सल्तनत काल में 1206 से 1290 तक भारत में जो शासन करने वाले तुर्क थे उन्हें आदि तुर्क या प्रारंभिक तुर्क के नाम से जाना जाता है। उन्हें मामलुक सुल्तान भी कहा जाता था, क्योंकि मामलुक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जो गुलामी से मुक्त हो और स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हो। अब इस समय अवधि में 3 अलग अलग शासक वंशों के कुल 10 शासकों ने शासन किया, जिसमें कुतुबी, शमसी, बलवनी वंश, जैसे बलवनी वंश का संस्थापक बलवन, शमसी का शमशुद्दीन इल्तुतमिश और कुतुबी का कुतुबुद्दीन ऐबक। तीनों ही राजवंशों के संस्थापक अपने प्रारंभिक जीवन में गुलाम थे, इसलिए कुछ इतिहासकार इस काल को गुलाम शासकों का काल भी कहते हैं। चूँकि लेकिन ये वंशानुगत गुलाम नहीं थे, शासक बनने से पूर्व ही दासता से मुक्त हो गए, इसलिए अधिकांश इतिहासकार इन्हें गुलाम वंशी कहना अनुचित और भ्रामक मानते हैं। हबीबुल्लाह इस काल को मामलुक सुल्तानों का काल कहता है। बताइए जो क्यों, इसका अर्थ क्या है। तो अब आप देखिए कि शमशुद्दीन इल्तुतमिश इलवारी तुर्क वंश से संबंधित था। तो जितने वंश, जैसे खिलवी वंश, जलालुद्दीन खिलजी उसका संस्थापक, 1290 से 1320 तक उसका शासनकाल रहा। फिर तुगलक वंश आता है, इसके बाद 1320 से 1414 गयासुद्दीन तुगलक ने जिसकी स्थापना की। इसके बाद सैयद वंश 14 से 1451 खिज्र खान इसका संस्थापक। इसके बाद आता है बहलोल लोदी 14 से 51 से 1526। तो ये पूरी सल्तनत काल यहाँ तक 1526 तक हम इस सिलेबस में देखेंगे। अब इसके बाद सबसे पहला जब मोहम्मद गौरी के यहाँ आक्रमण थे और 1206 में जब वो अंतिम आक्रमण करके लौट रहा था, तो उस समय जब जो विरोध के जो खोखरों को उसने पराजित किया और जब वापस जा रहा था, तो उसने औपचारिक रूप से भारतीय साम्राज्य का अपना प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था और उसका भतीजा था गयासुद्दीन मोहम्मद गौर, गयासुद्दीन महमूद, जो गौर का शासक बना। दुर्भाग्य से वो इतना योग्य नहीं था कि गौरी द्वारा स्थापित विशाल साम्राज्य को संभाल पाता। और इस समय ख्वारिज्म का शाह, जो गौर सुल्तानों का प्रबल शत्रु था, वो गौर और गजनी को हड़पने पे तुला हुआ था। गौरी का अतिरिक्त शेष प्रदेशों के लिए मोहम्मद गौरी के बाद उसके 3 सर्वोच्च सेनापति ताजुद्दीन यलदौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच संघर्ष चला। ताजुद्दीन यलदौज जो अफगानिस्तान और सिंध के मार्ग पर स्थित करमान प्रांत प्राप्त हुआ उसे, लेकिन बाद में उसने गजनी पर भी अधिकार कर लिया। गजनी के शासक बन जाने के कारण में भारतीय राज्यों पर भी अपना हक जमाने की महत्वाकांक्षा रखता था। कुबाचा जो उच्च और मुल्तान का सूबेदार था, अब संपूर्ण सिंध का भी वह संपूर्ण एक छत्र स्वामी बन गया। अब बचा ऐबक। तो ऐबक उसके दासों में सर्वाधिक योग्य और भारत स्थित साम्राज्य का उत्तराधिकारी वही बना। साथ ही अपने मरने के बाद उसे औपचारिक रूप से उत्तराधिकारी जैसे वली या अहद जिसे कहते थे, नियुक्त करने की उपाधि से भी उसे विभूषित किया गया। मोहम्मद गौरी कोई पुत्र नहीं था, वह केवल अपनी सल्तनत के लिए दासों पर ही निर्भर था। मिनाज उस राज कहते हैं कि अन्य सुल्तानों के तो 1 या 2 पुत्र होते हैं, पर मेरे तो हजारों पुत्र गुलाम है। ये कहता था कौन? मोहम्मद गौरी, जो मेरे मरने के बाद मेरे राज्यों के उत्तराधिकारी होंगे और उन राज्यों के खुतबों में मेरा नाम सुरक्षित करेंगे।
मोहम्मद गौरी की मृत्यु जब हुई तो लाहौर के अमीरों ने एक कुतुबुद्दीन ऐबक को योग्य समझ के उसे तुरंत ही उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली से लाहौर बुला लिया और प्रार्थना की कि साम्राज्य का वो संभाले। फलस्वरूप 25 जून 1206 को ऐबक ने शम को मुइजुद्दीन मोहम्मद के भारतीय राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। अब चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक मध्य एशिया में जो उथल पुथल हो रही थी, वहाँ पे जो चल रहा था वो जो युद्ध और वो अशांति, उससे बचने के लिए अपनी राजधानी को लाहौर ले आता है। ऐबक का प्रारंभिक जीवन यदि हम देखें तो एक निशापुर के एक काजी को उसे बचपन में बेच दिया जाता है, वहाँ से एक व्यापारी उसे गौरी को बेच देता है, लेकिन ऐबक अपनी कर्तव्यनिष्ठा स्वामी भक्ति से उसका दिल जीत लेता है और उसे गौरी अमीर ए आखूर अस्तबल का अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। और अंत में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद गौरी ऐबक को यहाँ के जीते हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि नियुक्त करके चला जाता है। अब देखते हैं कि ऐबक ने 3 चरणों में क्या किया यहाँ। तो 1192 से 1206 तक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के कुछ भागों पर उसने शासन किया। 1206 से 8 तक गौरी की भारतीय सल्तनत का मलिक अथवा सिपह सालार की हैसियत से उसने शासन संचालन किया। फिर 1208 से 1210 1208 ईस्वी में गौरी के वैद्य उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद से दास्ता मुक्ति पत्र प्राप्त हो जाने के कारण इस अवधि में वह वैधानिक रूप से भारतीय तुर्की सल्तनत का स्वतंत्र सुल्तान कहलाने का अधिकारी रहा, क्योंकि इस समय 1208 में वह वैद्य उत्तराधिकारी हो गया। उसे दास्ता से मुक्ति पत्र प्राप्त हो जाने के कारण अब वह वैधानिक रूप से यहाँ का सुल्तान था। सुल्तान बनने के बाद ऐबक ने सबसे पहला कार्य किया, भारतीय प्रदेशों का मध्य एशिया यानी गौर और गुजरात से संबंध विच्छेद कर दिया। और संभवतः यूँ कह सकते हैं कि यदि वो ऐसा नहीं करता तो यहाँ वहाँ की अशांति और वहाँ के युद्धों की छाया उसके भारत के साम्राज्य पर भी पड़ती। तो दूरदर्शी था, इसलिए वो मध्य एशिया के झमेलों से बच गया। अब बात आती है कि उसको कुतुबुद्दीन ऐबक को जब भारतीय प्रदेशों पे या जब वो यहाँ पे आधिपत्य जमा रहा था तो उसे यल्दौज और कोबाचा से भी बचना था। तो ऐबक अपनी योग्यता कूटनीति से यल्दौज और कोबाचा के द्वारा भारतीय प्रदेश पर अधिकार करने की वो जो प्रयास है वो विफल कर देता है। यल्दौज द्वारा पंजाब प्रारंभ करने के दुस्साहस को ऐबक ने युद्ध में पराजित करके समाप्त कर दिया। कोबाचा के साथ उसने अपनी पुत्री का विवाह कर अब उसे अपना रिश्तेदार बना लिया और अपनी दूसरी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया, जो एक गुलाम था इस समय। और उस गुलाम को उसने अमीर ए शिकार, बदायूं का सूबेदार और सरे जानदार यानी सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान आदि उपाधियाँ दी और आदि का प्रमुख नियुक्त किया। ऐबक ने स्वयं अपना विवाह यल्दौज की पुत्री से किया। तो इस तरीके से उसने कूटनीतिक और सामाजिक संबंधों के द्वारा यल्दौज कोबाचा को पराजित किया। 1206 में बख्तियारुद्दीन खिलजी की हत्या करने वाले विद्रोही सरदार अली मर्दान खां को तत्कालीन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर दिल्ली सल्तनत के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया, क्योंकि इसका महत्व इसलिए अधिक था कि अब दिल्ली के सुल्तान का बंगाल पर आधिपत्य स्थापित हो गया। अंत में 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि इनका कोई सिक्का नहीं मिला, संभवतः उसे 3 वर्ष बाद तक दास्ता का मुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ, इस वजह से उसमें कोई सिक्का ही नहीं चलाया। ऐबक को उसकी दानवीरता का लाख बख्श लाखों का दान करने वाला भी कहा जाता है। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज़ में पाठ करने के कारण से कुरान खां की भी उपाधि दी गई। हसन निजामी ताजुल मासिर का लेखक और फ़क्र मुदव्विर आदाबुल बशुजात जैसे विद्वानों को इसने अपने दरबार में संरक्षण दिया। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद, और अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण कराया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद पहले यह जैन मंदिर था, बाद में विष्णु मंदिर बना। इसके बाद ऐबक ने विष्णु मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई। 2.5 दिन का झोंपड़ा चौहान सम्राट विग्रहराज IV विसल देव द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़कर बनाया गया था और इस इमारत पर विग्रहराज द्वारा रचित हरिकेली नाटक के कुछ अंश अंकित है। नोट है कि राजा राम मोहन राय की कब्र पर भी हरिकेली नाटक अंकित है। और राजा राम मोहन राय की कब्र कहाँ है बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिस्टल लंदन में इनकी कब्र है। तो हरिकेली के नाट्यांश है जो आधे यहाँ पे है 2.5 दिन के झोंपड़े की दीवारों पे, और दूसरा है ब्रिस्टल लंदन स्थित राजा राम मोहन राय की कब्र पर। अब दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ऐबक ने प्रारंभ किया, बनवाई थी ऐबक ने। और प्रसिद्ध सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसकी स्मृति में बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इल्तुतमिश भारत में इस्लाम के विजय के विजय स्तंभ का प्रतीक है।
इस्लाम की विजय का विजय स्तंभ के रूप में इसे प्रतीक माना जाता है। मीनार का उपयोग अजान देने के लिए किया जाता है। अब देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने ऐबक ने जो किया दिल्ली सल्तनत के लिए, उसकी उपलब्धियों को देखा, समझा। उस समय साम्राज्य की चुनौतियाँ क्या थी और किस परिस्थितियों में गौरी ने उसे अपने सल्तनत का संस्थापक नियुक्त किया। तो इसका यदि हम विश्लेषण करें कि किस तरीके से मध्य एशिया के दाव पेचों से निपटने के लिए अपनी राजधानी को लाहौर लेके गया, फिर अली मर्दान खां को वहाँ का नियुक्त किया बंगाल का, क्योंकि बख्तियारुद्दीन खिलजी के बाद वो वहाँ पे उसने अपना विद्रोह किया, तो उसको शांत करा के बंगाल में उसको अपना प्रतिनिधि नियुक्त करके, ताकि दिल्ली सल्तनत या फिर कहे कि सल्तनत काल बंगाल तक भी फैल जाए, ये एक मोहर लगाने के लिए उसने अली मर्दान खां को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त किया। दूसरा, यल्दौज और कुबाचा की शक्ति को उसने सामाजिक वैवाहिक संबंधों के द्वारा किस तरीके से अपने नियंत्रण में लेके आया। दूसरा, किस तरीके से इल्तुतमिश से भी अपनी पुत्री का विवाह किया। और ये सब चीज़ें आगे यही इल्तुतमिश को ये आगे बढ़ाएगा। जिस तरह गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को स्थापित किया, उसी तरह कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को स्थापित करेगा। तो एक गुलाम वंशों के समय में ये जो गुलाम वंशी थे ये पूरे के पूरे, तो ये एक नई चीज़ हम देखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनकी योग्यता भी थी, योग्यता भी इसमें एक अपना पॉइंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक में निश्चय ही योग्यता थी कि गौरी ने उसे अपने भारतीय प्रदेशों का स्वामी नियुक्त किया, उसे यहाँ का प्रतिनिधि बनाया। और निश्चय ही ऐबक ने जो यहाँ पे चल रहा था, चाहे यल्दौज कुबाचा की शक्ति हो, उसका दमन करने का हो, अपने आप को स्थापित किया। और वाकई में यदि एक चीज़ देखें तो हम कह सकते हैं कि गौरी ने जिसकी नींव रखी, उस नींव को मजबूती कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रदान की। तो बात आती है कि सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसमें हम देखेंगे कि सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और देखिए आप कि इतना बड़ा दानवीर था कि अपनी दानवीरता के कारण उसे लाख वक्ष की उपाधि दी गई, और कुरान का अत्यंत सुरीली भाषा में अनुवाद कुरान का उसका नाम दिया गया। और इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आधे समय में इसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया, और फिर स्वतंत्र रूप से सुल्तान बना, क्योंकि इसके सिक्के हमें नहीं मिलते। तो आज के इस वीडियो में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतना ही। कल हम बात करेंगे। देखो बच्चों, ये एक सीरीज है, जैसे हमने पहले पढ़ा महमूद गजनवी, उसके बाद हम आए मोहम्मद गौरी पे, फिर अब हम ऐबक पढ़ रहे हैं। अब ऐबक के जस्ट बाद हम इल्तुतमिश पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इल्तुतमिश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूती प्रदान की और किस तरह उसने शासन किया, उसके शासन के समय क्या क्या चुनौतियाँ थी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।